मेरे जैसा एक लड़का जो पूरी ज़िंदगी सिर्फ गाँव में रहा हो या छोटे शहरों में रहा हो, उसको एकदम से दिल्ली की चकाचौंध देखने को मिली। पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे बोली, उन्होंने मुझे बोला, देखो हम पैसा नहीं देंगे। 2 महीने की ये जो समर ट्रेनिंग है, इसमें हम पैसा नहीं देंगे। तुम आओ यहाँ पे, काम करो, जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये कॉल लेंगे तो किस लेवल पे पैसा बनाएँगे, ये पुट बेचेंगे तो किस लेवल पे पैसा बनाएँगे। मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला वो सीएनबीसी से फ़ोन। उन्होंने कहा कि एडिटर साहब मिलना चाहते हैं आपसे, आज ही आ जाओ। स्टॉक मार्केट का मतलब बॉम्बे, और बॉम्बे मुझे जाना नहीं था। क्यों? थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज सिंघल है। मैं हूं सीएनबीसी आवाज़ का मैनेजिंग एडिटर, और आप में से बहुत लोगों ने मुझे टीवी पे देखा होगा। पिछले 20 साल से मैं टीवी पर हूं। पहले सीएनबीसी टीवी 18 में था, अब सीएनबीसी आवाज़ पर हूं। और मैंने यही काम किया अपनी ज़िंदगी में। जब से मैंने ग्रेजुएशन की है, जब से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, एक ही जॉब में रहा हूँ सीएनबीसी में, और एक ही चीज़ ट्रैक की है मैंने, वो है स्टॉक मार्केट्स। उसकी बात भी करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा-सा पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं मेरी जर्नी के बारे में कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, इस बीच में क्या-क्या मेरे स्ट्रगल्स रहे, क्या-क्या मैंने उनसे सीखा, इन सब पर बात करते हैं। शुरू से शुरुआत करता हूँ एक्चुअली। मेरी पैदाइश हुई थी हरियाणा में, एक बहुत छोटा-सा गुड़गाँव के अंदर एक बहुत छोटा-सा विलेज है, हेली मंडी के नाम से। वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई थी 1980 में। और मेरे 2 बड़े भाई थे मुझसे पहले। एक्चुअली फ्रैंकली मैं पैदा हुआ इसलिए क्योंकि मेरे माँ-बाप चाहते थे कि 2 बेटों के बाद कि एक बेटी हो, और फिर मैं आ गया। इसके लिए मेरा नाम अनुज पड़ा। क्यों? क्योंकि अनुज का मतलब, अगर आपने महाभारत देखी है, रामायण देखी है, तो छोटे भाई को अनुज कहते हैं। तो खैर, मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी और बैंक में थे वो एक, तो हम कभी एक जगह पे रहे नहीं। जो मुझे सबसे पहली अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी जो याद है, हालाँकि पैदा मैं भले ही हरियाणा में हुआ, लेकिन जो चाइल्डहुड की मेरी सबसे पहली मेमोरी मुझे याद है, वो इलाहाबाद की है। जी हाँ, इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ऑब्वियसली, वहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र हुआ था, पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, और वहीं पर मैंने बेसिक जो नर्सरी केजी होती है, वो वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद पापा की ट्रांसफ़र हुई। फिर हम चले गए गुड़गाँव। गुड़गाँव बेसिकली इसलिए क्योंकि वो हमारा खुद का विलेज था, तो जॉब पापा की दिल्ली में थी, लेकिन हम गुड़गाँव में रहते थे। लेकिन पापा की थी ट्रांसफ़रेबल जॉब, तो क्या करें फिर? फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ रतलाम, मध्य प्रदेश। वहाँ पर पहले तो मैं वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में। लेकिन उसके बाद समहाउ पापा को लगा कि इतनी ट्रांसफ़रेबल जॉब्स हैं और हर बार स्कूल चेंज करना पड़ता है, हर बार नया एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है, हर बार ये स्ट्रेस रहता है। तो पापा को एक अपॉर्चुनिटी मिली केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल जो होता है, उसमें हमारा एडमिशन कराने के लिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद आप कहीं भी जाएँ, आपको उस वक़्त कोई एडमिशन टेस्ट नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं। आप क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉयी के बेटे हैं, इसके लिए आपको उस जगह पे जहाँ पे भी आपके फ़ादर का ट्रांसफ़र होगा, उस जगह के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके लिए फिर हमने उसके बाद शिफ्ट किया केंद्रीय विद्यालय में, और उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में ही रहा। उसके बाद मेरा एक वो फ़ेज़ आया जो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि जिसने मुझे एक शुरुआती दौर में करियर के थोड़ा-सा पीछे कर दिया। जब तक मैं रतलाम में था, मैं टॉपर था, एटलीस्ट टॉप 3 में आता था मैं। उसके बाद फिर पापा की ट्रांसफ़र हुई प्रॉपर दिल्ली में, और इस बार पापा ने डिसाइड किया कि अब हम गुड़गाँव नहीं जाएँगे। उस समय पे वो जो गुड़गाँव है, वो आज वाला गुड़गाँव नहीं है, जो आज पूरा आप मेट्रो देखते हैं ना, जो मतलब आजकल दिल्ली से आगे निकल गया है। उस समय वाला गुड़गाँव, जो एकदम ठेठ गुड़गाँव, एकदम जो आज भी अगर आप रेलवे लाइन की दूसरी साइड निकल जाएँ, वो वाला गुड़गाँव बेसिकली। तो पापा ने डिसाइड किया उस समय कि नहीं, अब हम गुड़गाँव में नहीं रहेंगे, अब हम दिल्ली में रहेंगे। और यहाँ पर मेरे जैसा एक लड़का जो पूरी ज़िंदगी सिर्फ गाँव में रहा हो या छोटे शहरों में रहा हो, उसको एकदम से दिल्ली की चकाचौंध देखने को मिली। और वहाँ पर मैं थोड़ा-सा, जिसे कहते हैं ना, बिगड़ गया, बैक बेंचर बन गया। क्लासेस बंक करने लगा। जी हाँ, काफ़ी क्लासेस बंक करता था मैं, और फ़िल्में देखने चला जाता था, या फिर कहीं और चला जाता था। हमारे कुछ एक ग्रुप बन गया था, हम निकलते थे प्रिया करके, उस समय वहाँ पर एक दिल्ली में एक नया खुला था, जो पीवीआर के नाम से जाना जाता है ऑब्वियसली। वहाँ पे चले जाते थे, वहाँ पे सब लोग मस्ती करते थे। और मैं एकदम से टॉप रैंकर से
बॉटम रैंकर में आ गया। तो खैर समहाउ पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, तो 10th में सीन खराब था। फिर खैर 11th में भी वो कंटिन्यू किया ऑब्वियसली, और 11th में भी कोई खास नंबर आए नहीं। लेकिन 12th में मैंने डिसाइड किया कि चलिए अब थोड़ी मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा लेट हो गया मैं, क्योंकि वो जो मैंने डिसाइड किया वो मेरे बोर्ड के एग्जाम से जस्ट एक हफ्ते पहले मैंने डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगा। ऑब्वियसली थोड़ा लेट था, लेकिन फिर भी 10th के मुकाबले थोड़े बेटर नंबर आए तब, करीब करीब 70% पर आ गया मामला, तो वो ठीक ठाक था। अब क्या करना है आगे? फैमिली में दोनों बड़े भाई आईआईटी इंजीनियर, तो ऑब्वियसली एक बेंचमार्क बन जाता ना कि आईआईटी तो जाना ही है जाना है। अब आईआईटी जाने की तो समझ में आ गया था औकात नहीं है, समझ में आ गया था, एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि नहीं, आईआईटी तो नहीं जा सकता। फिर सोचा चलो किसी सेकेंड रंग इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर लेते हैं। फिर दिल में एक आवाज़ आई कि नहीं, इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी तुमसे, तुम नहीं कर पाओगे इंजीनियरिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह तुम्हारे बस की है नहीं। लेकिन एक चीज़ जो समझ में आ गई कि मैं अच्छा था एक चीज़ में, वो था नंबर्स, रीजनिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों में। तो मैंने सोचा इस तरफ कुछ काम किया जाए, आर्ट्स कॉमर्स इस पे फोकस किया जाए। तो क्या करें? अब मार्क्स इतने अच्छे आए नहीं थे 12th में, इवन तो 70% थे, लेकिन वो भी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पर 99%, 98%, 97% नॉर्थ कैंपस में कट ऑफ होती है, वहाँ पे 70% वाले को कौन पूछने वाला है, ठीक है ना। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कोई देने का मन था नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जहाँ एडमिशन मिलता है ना वहाँ से एक अच्छा कोर्स कर लेता हूँ। तो मैंने पता किया कि अच्छे कोर्सेज में क्या क्या है, तो उसमें पता चला कि बीकॉम ऑनर्स कॉमर्स में, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अब बीकॉम ऑनर्स में भी कहीं एडमिशन मिल नहीं रहा था, तो फाइनली मुझे एडमिशन मिला इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, और राजधानी कॉलेज में भी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सिटी का सबसे टफ कोर्स है, जहाँ पर 10 या 12% फाइनल पासिंग परसेंटेज होती है। मतलब अगर आप ईयर 1 में 100 स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो ईयर 3 के एंड तक 12 ग्रेजुएट होकर निकलेंगे। खैर मैंने कैसे भी करके ग्रेजुएशन कर डाली। यहाँ पे मैं बस एक बात जरूर जोड़ूंगा, लेकिन मेरे पापा जो रहे नहीं, मेरे पापा ने मुझे एक चीज बोली हमेशा कि बेटा तेरे को जो करना है ना तू वो कर, जो तेरे दिल में आए तू वो कर। अगर तुझे लग रहा है कि तू इकोनॉमिक्स करके अच्छा रहेगा तो इकोनॉमिक्स कर, तुझे लग रहा है तुझे कुछ और करना है तू वो कर। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे कंप्यूटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे एक कंप्यूटर का कोर्स भी करना है साइड बाय साइड मेरी ग्रेजुएशन के साथ साथ। पापा ने वो भी करा दिया, और वो काफ़ी महंगा कोर्स था, और मुझे पता है उसके लिए पापा को काफ़ी लोन वोन लेना पड़ा था, लेकिन पापा ने वो भी करा दिया। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स ज्वाइन कर लिया मैंने, मार्क्स बहुत अच्छे वहाँ भी नहीं आए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा एक मैथमेटिकल थोड़ा सा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, कैट का एग्ज़ाम देता हूँ। कैट मतलब वही IIM एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैं सोचा कि चलो ये एग्ज़ाम देता हूँ। IIM का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया मैंने, मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन मेरा एक जगह से IIM लखनऊ से, उस समय 4 मेन IIM होते थे, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता और लखनऊ, ABCL के नाम से जानते थे हम। तो लखनऊ से कॉल आ गया मुझे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, लखनऊ से कॉल आ गया तो, लेकिन ऑब्वियसली इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। तो खैर एनीवे, फिर सोचा क्या करूं। फिर दिमाग में आया कि चलो एक काम करते हैं, MBA कर ही लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, उसके बाद शायद कोई ना कोई तो डोर ओपन हो ही जाएगा। तो ये मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर MBA करना है, और ये मेरे लिए एकदम ठीक रहेगा कोर्स। तो मैंने फिर सोचा कि कहाँ से करूँ। तो उस समय मेरे एक दोस्त के बड़े भाई ने एक कॉलेज ज्वाइन किया था, और उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो फाइनेंस प्रोफेसर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं फाइनेंस के यहाँ पर, तो तुम यही कॉलेज ज्वाइन कर लो। मैंने कहा अच्छी बात है, कर लेता हूँ। मैंने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया, पर जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उन प्रोफेसर ने छोड़ दिया वो कॉलेज, वो कहीं और चले गए। तो मैंने कहा ये क्या, लेकिन अब ठीक है, क्योंकि मैं ज्वाइन कर चुका था, पहले सेमेस्टर की फीस दे चुका था, और फीस भी काफ़ी हाई होती है प्राइवेट MBA कॉलेजेस के, आप जानते ही हैं सब। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, अब तो यहीं से MBA करना है। अब MBA तो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि किसी सेकेंड रैंक इंस्टीट्यूट से MBA करके कोई बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक लगने लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि समर ट्रेनिंग करनी थी और कोई ऑफर भी नहीं आ रही थी। फिर मेरा दिमाग जो है ना वो चलता था काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट को लेकर,
उस समय इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हमारी एक क्लास हुई थी उसमें, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद वहाँ पर एक टेस्ट हुआ था, प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसमें मैंने आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए थे, जिसमें ये सब बोला गया था कि अगर आप इस स्टॉक पर बुलिश हैं तो क्या करेंगे, अगर आप ये कॉल लेंगे तो किस लेवल पर पैसा बनाएंगे, ये पुट बेचेंगे तो किस लेवल पर पैसा बनाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, ठीक है ना। तो वो मुझे उस समय की बात अभी तक याद है, वो मेरे दिमाग में घर कर गया कि मेरा जो ब्लेंड ऑफ माइंड है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। कुछ करना है तो स्टॉक मार्केट से ही करना है। लेकिन दिक्कत क्या थी, स्टॉक मार्केट का मतलब बॉम्बे, और बॉम्बे मुझे जाना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत क्लोज था अपने मम्मी पापा से, और मेरा ये था कि नहीं, इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। तो इसके लिए मैं कहा कि नहीं, मुझे दिल्ली में ही रहना है, लेकिन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ करना है। तो क्या करें? मैं सोचा तो फिर एक काम करते हैं, ये जो पिंक पेपर्स होते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने मेरी फैकल्टी मेंबर थी, उनसे पूछा कि मैडम इनको ज्वाइन करने का क्या तरीका है, यहाँ पे समर ट्रेनिंग करा दीजिए मेरी। तो उन्होंने कहा देखो, यहाँ पे तो मेरी कोई अप्रोच नहीं है, लेकिन मेरी एक जान पहचान सीएनबीसी में है। उस समय सीएनबीसी शुरू हुआ ही था, मतलब ज़्यादा लाइव प्रोग्रामिंग नहीं होती थी, 2-3 घंटे की लाइव प्रोग्रामिंग होती थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत देखता था सीएनबीसी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाके सीएनबीसी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा अच्छी बात है, कर लेता हूँ। मैं जाके वहाँ के एडिटर से मिला। पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे बोला देखो, हम पैसा नहीं देंगे, 2 महीने की ये जो समर ट्रेनिंग है इसमें हम पैसा नहीं देंगे, तुम आओ यहाँ पे, काम करो, जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज यूज़ करो, सब कुछ करो, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे पैसा चाहिए भी नहीं, मेरे को तो समर ट्रेनिंग करनी है, मेन चीज़ मेरे लिए ये थी। तो मैंने वहाँ पे समर ट्रेनिंग की। वहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि आपको सब कुछ करना है। मतलब मैं वहाँ पे गेस्ट कोऑर्डिनेशन भी करता था, मैं वहाँ पे रिसर्च भी करता था, मैं वहाँ पे बाइट भी काटता था, और मैं वहाँ पे भागा दौड़ी भी करता था। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मैं कहा चलो, मैं ये सब मुझे अच्छा लग रहा है। वहाँ पे मैंने शायद मेरे एडिटर को इतना इम्प्रेस किया कि जब वो 2 महीने खत्म हो गए थे, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि अब क्या प्लान है? मैं कहा वापस जाऊँगा, एमबीए करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, एमबीए मत करो, तुम यहाँ पे फुल टाइम जॉइन कर लो जॉब। मैंने कहा सर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 साल कर चुका हूँ एमबीए, अब ऐसे थोड़ा छोड़ सकता हूँ। एमबीए करके आता हूँ, फिर आप रख लीजिए मुझे। उन्होंने कहा नहीं देखो, अभी मेरे पास ओपनिंग है, उस समय नहीं हुई तो। मैंने कहा सर ये रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन अब एमबीए मैंने स्टार्ट की तो पूरी तो करनी पड़ेगी मुझे। कहा ठीक है। मैंने एमबीए पूरी की, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 30 जनवरी 2003 का वो दिन है, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मेरा बर्थडे। और उस दिन मैंने लास्ट एग्ज़ाम अपना लिखा था, और जैसे ही मैंने लास्ट एग्ज़ाम लिखा, उसके बाद मैं ऊपर आकर कैंटीन में बैठा, और हम सब दोस्त एक दूसरे का उस समय शक्ल देख रहे थे कि अब क्या करना है। एग्ज़ाम हो गए सारे के सारे, अब क्या करना है। तभी मुझे फ़ोन आया, तब मोबाइल चले थे, पापा ने मुझे लेके दिया था। मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, तो मुझे पता चला वो सीएनबीसी से फ़ोन है। उन्होंने कहा कि एडिटर साहब मिलना चाहते हैं आपसे, आज ही आ जाओ। मैंने कहा आज तो मेरा बर्थडे है, मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला सीएनबीसी के एडिटर तुमसे मिलना चाहते हैं, और आज मिलना चाहते हैं। तुम्हारा बर्थडे तुम बाद में सेलिब्रेट करना, पहले आके इनसे मिलो। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसी बात है तो। मैं गया, वहाँ मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कैसे हो अनुज? मैंने कहा ठीक हूँ सर। एग्ज़ाम हो गए? मैं कहा हाँ। कैसे हुए? मैं कहा अच्छे हुए सर। बोले अच्छा ठीक है, तो मंडे से ज्वाइन कर लो। मैंने कहा सर, बोले हाँ मंडे से ज्वाइन कर लो, तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ। अच्छा, उस समय पे 12,000 रुपये पर महीना अच्छी खासी सैलरी होती थी 2003 में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6-7 हज़ार रुपये की कोई जॉब मुझे मिलेगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि तुम ज्वाइन कर लो, 12,000 रुपये पर मंथ की तुम्हारी सैलरी होगी। मैं इतना खुश हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं बाइक होती थी, मैं बाइक चला के घर वापस जा रहा था, मुझे रास्ते में किसी ने रोका, उन्होंने बोला भाई साहब आप इतना हंस क्यों रहे हो? मैं लिटरली इतना ज़्यादा खुश था उस समय कि अपने आप से बात कर करके और हंस रहा था मैं। तो ये बेसिकली मेरी एक सीएनबीसी ज्वाइन करने की कहानी, और उसके बाद से गॉड्स बिन काइंड, और अब तो खैर 21 साल हो गए ऑलमोस्ट नेटवर्क के साथ, और बहुत शानदार मेरा सफ़र रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि ये मेरा अब तक का, बचपन से लेके सीएनबीसी ज्वाइन करने तक का सफ़र, और जैसा मैंने कहा 21 साल मुझे हो गए हैं। तो इन 21 सालों में मैंने क्या सीखा है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। मुझे यकीन है कि ये टॉक सुनने के बाद हमारे मन में भी एक जोश उठा है।
हम भी अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकते हैं। अब ज्यादा कमाई करेंगे तो खर्चा भी करेंगे। अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैसा वापस मिले तो आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। Click on the link in description and download Cash Karo app now.